हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक पॉल। सी लैंग्वेज में आज हम करने वाले हैं फर्स्ट एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन मींस हम एक ऐसी एप्लीकेशन बनाएंगे जो सी लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग कोड्स को यूज़ करके बने, और कोशिश करेंगे कि इसके अंदर ज़्यादातर यूज़ होने वाले एप्लीकेशन के फॉर्मेट्स इम्प्लीमेंट किए जा सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोग्रामिंग कोड को हम शुरू करते हैं। तो पहली लाइन ऑफ कोड है stdio.h हैश इंक्लूड stdio.h। अब ये हैश इंक्लूड stdio.h हमारे पास हेल्प करता है एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी को ऐड करने के लिए। इसके साथ साथ मैं लिख रहा हूँ void main, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कुछ लोग लिखते हैं हेलो वर्ल्ड स्टेटमेंट, या पहला प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं हेलो वर्ल्ड स्टेटमेंट। मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं इसको चेंज कर देता हूँ वेलकम टू सी। तो ये मेरा पहला एप्लीकेशन जो मैं यहाँ पे बिल्डअप कर रहा हूँ। लोग इसको हेलो वर्ल्ड स्टेटमेंट बोलते हैं, मैं इसको वेलकम टू सी स्टेटमेंट की तरह इसको सेव कर रहा हूँ। सेव करने के लिए हम शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं F2, या फाइल में जाके सेव का बटन प्रेस कर देंगे। फाइल नेम मैं दे रहा हूँ इसको first.c। तो ये हमारे पास फाइल सेव हो गई। अब जैसा मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि सबसे पहला स्टेप है हमारे पास सेव द सोर्स कोड, सेकंड है कंपाइल द सोर्स कोड, थर्ड है इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट द सोर्स कोड, देन फोर्थ स्टेप होता है शो द रिजल्ट स्क्रीन। अब ये रिजल्ट स्क्रीन क्यों हम मांग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने जैसे लास्ट टाइम भी बताया था कि जब हम टर्बो सी के साथ काम कर रहे हैं तो टर्बो सी के अंदर रिजल्ट स्क्रीन ऑटोमेटिकली नहीं शो कर रहा होता। जैसे ही आप इंटरप्रेट या एग्जीक्यूट करोगे तो रिजल्ट दिखा के वो एग्जिट करके वापस एडिटर पे आ जाता है, तो हमें रिजल्ट स्क्रीन देखना पड़ेगा। तो सेव हमने कर लिया है। सेव करने के लिए हमने यहाँ शॉर्टकट यूज़ करी है F2। अब मैं कंपाइल करता हूँ, और कंपाइल करने के लिए हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे ऑल्ट के साथ F9। तो अगर कंपाइलेशन में कोई एरर या मिस्टेक्स होंगी या वार्निंग्स हो जाएगा, तो अभी दिखा रहा है 0 वार्निंग 0 एरर, दैट मीन्स कंपाइलेशन हो चुकी है। देन फाइनली मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। शॉर्टकट इज कंट्रोल प्लस F9, जिसके थ्रू मैं इसको इंटरप्रेट कर सकता हूँ। तो मैं कंट्रोल के साथ F9 का यूज़ कर रहा हूँ। इसने स्क्रीन को एग्जीक्यूट किया और वापस एडिटर पे आ गया। तो अब मुझे रिजल्ट स्क्रीन देखना पड़ेगा, और रिजल्ट स्क्रीन देखने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ऑल्ट के साथ F5। तो अगर मैं ऑल्ट के साथ F5 करूंगा तो सी मुझे रिजल्ट स्क्रीन दिखा रहा है वेलकम टू सी। तो ये हमारे पास पहला प्रोसेस हुआ, पहला हेलो वर्ल्ड स्टेटमेंट हम कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। अब इस हेलो वर्ल्ड स्टेटमेंट के अंदर हमने कुछ लाइन ऑफ कोड्स यूज़ करे। इनको थोड़ा हम फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो पहला पोर्शन हमने इसके अंदर यूज़ किया हैश इंक्लूड। हैश इंक्लूड हमारा प्री प्रोसेसर है जो ऐड कर रहा है प्री डिफाइंड लाइब्रेरी को टू योर प्रोग्राम। अब प्री डिफाइंड लाइब्रेरी क्या है? प्री डिफाइंड लाइब्रेरी हम बोल सकते हैं हेडर फाइल्स, ऐसी फाइल जो पहले से बनी हुई हैं और जिनमें मेथड्स फंक्शंस प्री डिफाइंड है, पहले से डिफाइन कर रखे हैं, जो मेनली यूज़ किए जा सकते हैं। तो दूसरा स्टेप आता है इसके अंदर हमारे पास, जिसको हम बोल रहे हैं हेडर फाइल। हेडर फाइल्स हो गई जैसे कि stdio.h। तो stdio स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। तो स्टैंडर्ड लेवल ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोसीजर्स जो हैं वो सारे हेडर फाइल के अंदर आते हैं। अगर मैं हेडर फाइल देखना चाहता हूँ टर्बो सी के अंदर तो बहुत आसान है, आप stdio.h पे राइट क्लिक कीजिए तो आपको हेडर फाइल मिल जाएगी, और इसमें जितने भी फंक्शंस हैं stdio के वो सब दिख रहे हैं। अभी हम पर्टिकुलरली जो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में दैट इज़ printf। अब इस printf का काम है कोई भी स्टेटमेंट स्क्रीन पे प्रिंट करके देना, तो वो स्क्रीन पे प्रिंट करने का काम हमारे पास printf कर रहा है, जो कि stdio का पार्ट है। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि हमारे पास एक और चीज़ जो यहाँ पे यूज़ होती है तो हम बोलते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स अगर मैं सी लैंग्वेज की बात करूँ तो देयर आर 32 डिफरेंट कीवर्ड्स जो अलग अलग यूजेज के अलग अलग कामों के लिए पहले से बने हुए हैं। हम इनको रिजर्व्ड वर्ड्स भी बोलते हैं क्योंकि ये रिजर्व्ड हैं सी लैंग्वेज के अंदर कि एक पर्टिकुलर वर्ड से एक पर्टिकुलर काम ही होगा। अब इसमें इंट, कैर, फ्लोट, गो टू, वाइल, फॉर, तो इस टाइप के बहुत सारे अलग अलग, जैसे मैंने कहा 32 कीवर्ड्स हैं।
इनमें से ये कीवर्ड है हमारे पास void। अब void का मतलब है empty या हम कह सकते हैं null, खाली। और ये खाली वर्ड हम यूज कर रहे हैं मेन फंक्शन के साथ। दैट मीन्स हम कह सकते हैं मेन फंक्शन हमारा एक मेन कंटेनर हो गया, एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर हम कुछ बनाने वाले हैं। सपोज कुछ खाना बना रहे हैं हम इसके अंदर, या चाय बना रहे हैं, ठीक है। और मेन हमारे पास वो बर्तन है जिसके अंदर वो चाय बनाई जाएगी। जो भी इंग्रेडिएंट्स मुझे डालने हैं वो सारे इंग्रेडिएंट्स मैं उस बर्तन की बाउंड्री के अंदर डालने वाला हूँ। लेकिन उस बर्तन को पहले से मुझे धोना बहुत ज़रूरी है, पहले से साफ़ करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आसपास का गार्बेज जो भी होगा उसके अंदर वो सब मेरे बनाए हुए मटेरियल के अंदर मिक्स होने वाला है। तो पहले से उसको खाली करने का काम हम कर रहे हैं यूजिंग void। तो void हमारे पास यूज़ किया जा रहा है मेन फंक्शन के साथ, ताकि हम उसको पहले से खाली रख सकें, कोई गार्बेज वैल्यू ना उठाए। अब मेन फंक्शन हमारे पास जो भी काम कर रहा है उसका बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप जो होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जिस टाइप की वो वैल्यू रिटर्न करता है वो होती है एक स्पेशल टाइप की वैल्यू जिसको हम बोलते हैं इंट। इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर, अनदर कीवर्ड है। और इंटीजर का मतलब है होल नंबर्स। तो अगर मैं मेन फंक्शन के साथ void नहीं लगाता हूँ, मैं सिर्फ मेन लिखता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ इंट, मतलब इंटीजर उसके साथ ऑटोमेटिकली लगा होता है। तो आप चाहे इंट लिखो चाहे आप ना लिखो, आपको मेन फंक्शन नॉर्मली ऐसा ही देखने को मिलेगा। ज़्यादातर बुक्स के अंदर बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे प्रोग्रामर्स जो हैं वो मेन ही लिखते हैं। और ऐसी सिचुएशन पे जब मेन होगा तो हम उसकी रिटर्न वैल्यू को ज़ीरो कर देंगे, क्योंकि जैसे void का काम है एम्प्टी या नल करना। दैट मीन्स इंटीजर फॉर्म में अगर मैं किसी खाली नंबर की बात कर रहा हूँ तो खाली क्या होगा, ज़ीरो होगा खाली। तो इसलिए मैं यहाँ पे रिटर्न ज़ीरो यूज़ करूँगा, तब भी मेरे पास कोई वार्निंग नहीं शो करेगा। अगर मैं इंट लिख देता हूँ साथ में, तो जैसे मैंने कहा इंट इज़ डिफ़ॉल्ट टाइप, तो चाहे इंट लिखो चाहे ना लिखो बात सेम है, वार्निंग नहीं दिखा रहा। तो ये हमारे पास तरीका है, आइदर इंट मेन या मेन लिखेंगे तो रिटर्न देना ज़रूरी है। और अगर आप सिर्फ void लिख रहे हो, void मेन, तो आपको रिटर्न देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रिटर्न भी एक कीवर्ड है इन्हीं कीवर्ड्स की लिस्ट के अंदर। नेक्स्ट टाइप आता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप बेसिकली हम कह सकते हैं कि इसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वेरिएबल किस टाइप से बिलोंग कर रहा है। अब वेरिएबल जिस टाइप से भी बिलोंग कर रहा होगा वो हमारे पास कंसिडर किया जाएगा डेटा टाइप। जिसमें से एक डेटा टाइप हमने अभी यूज़ करा इंट, विच मीन्स होल नंबर्स। ऐसे ही फ्लोट, विच मीन्स डेसिमल नंबर्स, या फिर कैर, विच मीन्स कैरेक्टर और स्पेशल सिंबल हम कह सकते हैं, ठीक है, बेसिकली सिंगल कैरेक्टर। या फिर कैर में हम एक साइज दे सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जिसको हम कंसिडर करेंगे एज स्ट्रिंग, विच मीन्स ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स और वर्ड्स और सेंटेंसेस। तो ये अलग अलग डेटा टाइप्स हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं ताकि हम कैलकुलेशन परफॉर्म करवा सकें, एक सर्टेन टाइप ऑफ लॉजिक्स या कैलकुलेशन बिल्डअप करने का काम करा सकें। पांचवा कॉन्सेप्ट जो हमें प्रोग्रामिंग करते हुए ध्यान में रखना है वो है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। जब हम वेरिएबल्स की बात करते हैं तो वेरिएबल्स हमारे पास एक ऐसे यूज़र डिफाइंड नेम्स हैं used to store value and perform calculations। तो ये वैल्यू स्टोर करने का काम भी करते हैं और कैलकुलेशन परफॉर्म करने में हेल्प भी करते हैं। तो यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स हैं, तो इसीलिए देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर राइटिंग अ वेरिएबल। अब वो रूल्स क्या होते हैं जिनके थ्रू हम वेरिएबल बना सकते हैं, क्योंकि हमें खुद अपनी चॉइस का वेरिएबल बनाना है। तो इट कैन कंसिस्ट ऑफ A to Z, कैपिटल A to कैपिटल Z और 0 to 9। इन चीज़ों के कॉम्बिनेशन से आप वेरिएबल नेम बना सकते हैं। इट कैन नॉट यूज स्पेस और एनी स्पेशल सिंबल, सिर्फ एक ही चीज़ यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्ट अंडरस्कोर।
अंडरस्कोर मीन्स डाउन में माइनस। इसी का हम यूज़ कर सकते हैं स्पेशल सिंबल के नाम पर, उसके अलावा कोई और स्पेशल सिंबल नहीं यूज़ होगा और ना ही स्पेस यूज़ होगी। इट इज़ केस सेंसिटिव, अपर केस लोअर केस इसको मैटर करता है। अकाउंट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अकाउंट, तो दोनों में केसेस का डिफरेंस है, इसलिए ये अलग अलग वेरिएबल में काउंट होंगे। इट कैन कंसिस्ट ऑफ अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू बट नॉट न्यूमेरिक अल्फा। अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, न्यूमेरिक अल्फा नहीं हो सकता, मतलब a1 नाम से वेरिएबल हो सकता है, 1a नाम से वेरिएबल नहीं हो पाएगा। एंड इट कैन नॉट यूज एनी रिजर्व्ड वर्ड्स, ऐसे वर्ड जो ऑलरेडी सी लैंग्वेज ऑक्यूपाई कर रहा है हम उनको वेरिएबल नेम नहीं बनाते। तो ये एक हमारे पास रूल है जो हमें अच्छे से पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी हम सही से वेरिएबल बना पाएंगे। इसके बाद आता है हमारे पास जिनको हम बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेयर कैसे किया जाएगा, सबसे पहले मेंशन करेंगे हम डेटा टाइप, जिस किसी डेटा टाइप का मुझे वेरिएबल चाहिए, जिस टाइप की कैलकुलेशन मैं उससे परफॉर्म करवाना चाहता हूँ। फिर हम मेंशन करेंगे वेरिएबल का नाम, फिर हम यूज़ करेंगे एक पर्टिकुलर ऑपरेटर जिसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन हम पास करेंगे उसके अंदर वैल्यू और फाइनली टर्मिनेट। अब इसे को एग्जांपल के साथ अगर मैं यूज़ करूं तो अगर इंटीजर टाइप का मैं कोई वेरिएबल बना रहा हूं, लेट से कोई भी नाम दे रहा हूं मैं उसको नम, और उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर कर रहा हूं, या फिर फ्लोट टाइप का वेरिएबल मैं कोई बना रहा हूं जिसको मैं कुछ वैल्यू स्टोर कर रहा हूं और उसके साथ साथ उसको एंड कर रहा हूं सेमीकोलन के साथ, टर्मिनेट कर रहा हूं, या फिर मैं यूज़ कर रहा हूं एक कैरेक्टर वैल्यू, वेरिएबल का नाम और उसके अंदर एक सिंगल कैरेक्टर। अब सिंगल कैरेक्टर जब भी हम स्टोर करेंगे तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, लेकिन अगर मुझे मल्टीपल कैरेक्टर स्टोर करने हैं, लाइक मैं यूज़ कर रहा हूँ नेम, तो पहली चीज़ मैं उसको साइज दूंगा, दैट मीन्स कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर वो स्टोर कर सकता है, प्लस के अंदर जब भी मुझे वैल्यू स्टोर करनी होगी तो मैं हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमास में पास करूँगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ताकि आइडेंटिफाई कर सकें कि हम वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं। क्लियर। अब ये वेरिएबल डिक्लेयर होने के बाद एक और चीज़ हमारे लिए रिक्वायर्ड है, विच आर कॉल्ड ऑपरेटर्स। बिना ऑपरेटर्स के भी हम अपने किसी प्रोग्राम को यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑपरेटर्स हमारे को हेल्प करते हैं अलग अलग कैलकुलेशंस और ऑपरेशंस परफॉर्म करने में। तो ऑपरेटर्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑपरेटर्स में हमारे पास एक असाइनमेंट ऑपरेटर जो अभी हमने देखा इक्वल टू का साइन है, इसके साथ साथ कुछ और ऑपरेटर्स भी हम यूज़ करेंगे आगे आने वाले टाइम में, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू एंड डिवाइड इक्वल्स टू। तो ये आगे आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर हम यूज़ करने वाले। इन असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बाद आते हैं हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जैसे कि ऐड करना है तो प्लस, सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस, मल्टीप्लाई करना है तो एस्टरिस्क और डिवाइड करना है तो स्लैश। इसके अलावा मॉड्यूलस का साइन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, इसका काम है टू शो रिमाइंडर। इंक्रीमेंट हम यूज़ करते हैं, इसका काम है इंक्रीज बाय 1 नंबर। और डिक्रीमेंट अगर हम यूज़ करते हैं तो इसका काम है डिक्रीज बाय 1 नंबर। फिर आते हैं हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स जैसे कि एंड और बार साइन के साथ यूज़ होगा, एंड नॉट एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। इसके अलावा आते हैं हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स जैसे कि इक्वल्स टू। असाइनमेंट ऑपरेटर में सिंगल इक्वल यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए इक्वल कंपैरिजन करने के लिए हम डबल इक्वल यूज़ करेंगे। लेस देन, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन का साइन यूज़ करेंगे, लेस देन इक्वल्स टू, या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू। लेकिन अगर हम यूज़ करें नॉट इक्वल्स टू तो हम नॉट के साइन के साथ
इक्वल का साइन यूज़ करेंगे। तो ये कुछ पर्टिकुलर ऑपरेटर्स हैं जो हमारे प्रोग्राम में यूज़ होंगे। तो अब मैं इसी प्रोग्राम में इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। लाइक एक नंबर 1 नाम का वेरिएबल, एक डिक्लेयर करा नंबर 2 नाम का वेरिएबल, और एक डिक्लेयर करा रिजल्ट नाम का वेरिएबल। अब मैं चाहता हूँ इनको मैं यहाँ स्टेटमेंट दैट मीन्स आउटपुट स्क्रीन पे दिखा सकूँ कि एडिशन ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 इज़ रिजल्ट। अब ऐसी सिचुएशन में जब मैं प्रोग्राम को रन करूँगा तो मेरे पास सिर्फ एक स्टेटमेंट देने वाला है। तो अगर मैं इसको स्क्रीन पे रन करता हूँ और आउटपुट देखता हूँ तो मुझे दिखा रहा है एडिशन ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 इज़ रिजल्ट, लेकिन मुझे एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं दिखा रहा। अब इन एक्चुअल वैल्यूज़ को स्टेटमेंट या स्क्रीन पे दिखाने के लिए हमें एक और फीचर की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, जो हर डेटा टाइप के लिए एक पर्टिकुलर कोड से डिनोट किए जाते हैं। क्लियर? तो डेटा टाइप अगर मैं इंट का यूज़ कर रहा हूँ तो मैं मॉड्यूलस डी नाम का कोड यूज़ करूँगा। अगर मैं फ्लोट यूज़ कर रहा हूँ तो मैं मॉड्यूलस एफ को यूज़ करूँगा। अगर मैं कैरेक्टर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं मॉड्यूलस सी का यूज़ करने वाला हूँ। और जैसे मैंने कहा कि स्ट्रिंग ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स जो हमारे पास आ रहे हैं तो मैं यूज़ करूँगा मॉड्यूलस एस। तो अभी यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज़ हैं तो मैं वेरिएबल की एक्चुअल वैल्यूज़ ना देकर मैं मॉड्यूलस डी को यूज़ कर रहा हूँ। तो नंबर 2 की जगह मॉड्यूलस डी और RES की जगह पे भी मैं मॉड्यूलस डी डिस्प्ले करा रहा हूँ। अब ऐसा करने के बाद जब मैं रिजल्ट देखता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट दिखा रहा है एडिशन और 20 एंड 10 इज़ 0। दैट मीन्स कोई एडिशन नहीं हुआ, 20 एंड 10 उसका 0 दिखा रहा है। तो पहला काम मुझे क्या करना है, मुझे दोनों का ऐड करना है। तो लाइक मैंने यहाँ पे ऐड किया रिजल्ट इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, और उसके बाद मैंने स्क्रीन पे रन किया और रिजल्ट देखा तो दिखा रहा है एडिशन ऑफ 30 एंड 20 इज़ 10। अब पहले उसने 30 दिया, फिर उसने 20 दिया और उसके बाद 10 दे रहा है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि लास्ट वैल्यू जो उसके पास अपीयर हुई दैट इज़ RES, तो उसने वो पहले मॉड्यूलस डी के साथ डिस्प्ले करा दिया। उससे पहले की वैल्यू उसके पास आई 20, तो उसने सेकंड टाइम जब मॉड्यूलस डी आ रहा था उसने वहाँ प्रिंट करा दिया, और थर्ड जो उसकी सबसे पहली वैल्यू थी वो उसने इसके बाद प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पे सीक्वेंस उसी ऑर्डर में चल रहा है जिस ऑर्डर में लेटेस्ट उसकी रिकॉग्निशन में जो भी वैल्यू आ रही थी। तो हम चाहते हैं कि हमारी चॉइस ऑफ सीक्वेंस आना चाहिए, तो मैं यहाँ कॉमा दूंगा और कॉमा के बाद पहला मॉड्यूलस डी मैं रिप्रेजेंट करवाना चाह रहा हूँ उससे नंबर 1 को, दूसरे मॉड्यूलस डी से मैं रिप्रेजेंट कराना चाह रहा हूँ नंबर 2 को, और तीसरे से मैं रिप्रेजेंट कराना चाह रहा हूँ RES को। तो मैं उसी सीक्वेंस में इसको पास करूँगा ताकि जब मैं स्क्रीन पे इसको रन करूँ और रिजल्ट देखूँ तो मुझे मेरी चॉइस का आउटपुट दिखाए लाइक एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज़ 30। क्लियर है? अब इस तरीके से हमारे पास कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है, कैलकुलेशन हम शो कर पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये कैलकुलेशन उन वैल्यूज़ के साथ ना आए जो मैं यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ, क्योंकि ये फिक्स्ड है, मैं चाहता हूँ वैल्यू मेरी चॉइस के इनपुट से आनी चाहिए, तो मैं इन वैल्यूज़ को हटा दूंगा। इनकी जगह पे जहाँ वेरिएबल डिक्लेरेशन ख़त्म होगा, मतलब मैं जब वेरिएबल को डिक्लेयर कर चुका होगा उसके बाद मैं एक और फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ scanf। scanf का काम है इनपुट रिसीव करना, जैसे printf का काम था आउटपुट दिखाना, ऐसे ही scanf का काम है इनपुट रिसीव करना। ये फंक्शन भी stdio के अंदर अवेलेबल है, अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा scanf नाम का फंक्शन। तो ये इनपुट रिसीव करने का काम कर रहा है। तो इनपुट रिसीव करवा रहा हूँ मैं उससे एक इंटीजर, तो मैं उसको बताऊंगा कि दिस इज़ एन इंटीजर, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर से डिनोट किया और उस वेरिएबल का नाम है num1। लेकिन num1 के अंदर मुझे वैल्यू स्टोर करवानी है जो भी scanf रिसीव करे। तो ऐसा करने के लिए हम यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं $, और ये डिनोट करता है कॉल बाय रेफरेंस, किसी भी वेरिएबल को उसके रेफरेंस से कॉल करता है। तो वेरिएबल नंबर 1 इसको मैं उसके रेफरेंस या उसके एड्रेस से कॉल करवा रहा हूँ, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ $, का। तो सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे भी scanf का यूज़ करूँगा, मॉड्यूलस डी नंबर 2। तो ये दो बार scanf यूज़ कर रहे हैं, एक बार फर्स्ट नंबर को इनपुट कराने के लिए, दूसरी बार दूसरे नंबर को इनपुट कराने के लिए। और फिर मैं रिजल्ट को व्यू करता हूँ, तो अब मेरे पे यहाँ पे वैल्यू इनपुट करवाएगा लाइक फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू
और फिर जब मैं Alt F5 करके रिजल्ट देखूंगा तो उन दोनों वैल्यूज़ का रिजल्ट दिखा रहा है। तो मुझे पहला चेंज यहाँ पे क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ कि जो पिछले आउटपुट्स थे वो हट जाए ताकि बिल्कुल नॉर्मल टेक्स्ट की तरह मुझे शो कर सके। तो पिछले आउटपुट इरेज करने के लिए मैं चाहता हूँ कि नंबर इनपुट कराने से पहले ही पिछले आउटपुट इरेज हो जाए। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ CLR SCR। अब ये फंक्शन हमारे पास एक और हेडर फाइल #include conio.h के अंदर आता है। तो ये conio.h अगर मैं यूज़ करूँगा तो इसके अंदर मुझे ये फंक्शन मिलेगा CLR SCR। इसका मतलब है क्लियर स्क्रीन। तो जहाँ कहीं पे मैं ये फंक्शन का यूज़ करने वाला हूँ वहाँ से स्क्रीन को क्लियर कर देगा। तो पहले उसने स्क्रीन को क्लियर किया, उसके बाद दो नंबर यूज़र से इनपुट करवाए, उन दोनों का एडिशन किया और एडिशन के बाद उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाया। तो इस टाइप के सीक्वेंस में हमारा ये प्रोग्राम यहाँ पे रन करने वाला है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो पिछला आउटपुट हटा दिया, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू एंड देन रिजल्ट देखूंगा तो उन दोनों का एडिशन करके दिखा रहा है। अब ये फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू से पहले कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा, मुझे बता नहीं रहा कि मुझे क्या टाइप करना है। तो मैं चाहता हूँ कि यूज़र के सामने कुछ स्टेटमेंट आनी चाहिए और स्क्रीन पे आउटपुट दिखाने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे, printf। तो अब उसी printf को मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दूंगा। तो मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ printf एंटर फर्स्ट नंबर और सेकंड में मैं यूज़ कर रहा हूँ printf एंटर सेकंड नंबर। जब ये दोनों वैल्यूज हमारे पास इनपुट हो जाएंगी तो मेरे लिए कन्वीनियंट हो जाएगा आउटपुट एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, और अब मैं रिजल्ट स्क्रीन देख पा रहा हूँ। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है कि रिजल्ट स्क्रीन देखने के लिए मुझे Alt F5 करना पड़ रहा है हर बार। मैं चाहता हूँ कि रिजल्ट स्क्रीन वहीं पे रुका रहे तब तक जब तक मेरे को रिजल्ट दिख ना जाए, उसके बाद एग्जिट करने का ऑप्शन आए। लेकिन हमारे पास जो भी आउटपुट स्क्रीन है वो वेट करता है तो सिर्फ एक ही चीज़ की, विच इज़ इनपुट। वेरिएबल की वैल्यू अगर आप इनपुट करा रहे हो तभी वो वेट करेगा। अब ऐसी सिचुएशन में या तो मुझे लास्ट में एक स्कैनफ देना पड़ेगा। अगर मैं स्कैनफ देता हूँ तो दैट मीन्स मुझे कोई वेरिएबल और क्रिएट करना पड़ेगा जिसको मैं आगे कहीं यूज़ नहीं करने वाला। तो ऐसी सिचुएशन में स्कैनफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रह जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे और फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है getch। getch एक ऐसा फंक्शन है जो वैल्यू रिसीव करेगा लेकिन स्क्रीन पे दिखाएगा नहीं। ये दो वेरिएबल्स या दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है जो हमें कोनियो में मिलता है, एक जिसका नाम है getch और एक getche। ये दो ऐसे फंक्शन हैं जो कैरेक्टर्स को रिसीव करने का काम करते हैं, जिनमें से एक कैरेक्टर रिसीव करेगा लेकिन स्क्रीन पे नहीं दिखाएगा और दूसरा कैरेक्टर रिसीव भी करेगा और स्क्रीन पे भी दिखाएगा। तो अगर मैं getche यूज़ करता हूँ यहाँ पे तो मैं कैरेक्टर को देख पाऊंगा। तो मैं getche यूज़ कर रहा हूँ, प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, फर्स्ट वेरिएबल एंटर किया, सेकंड वेरिएबल एंटर किया, आउटपुट स्क्रीन दिखा रहा है, दैट मीन्स रिजल्ट दिखा रहा है मुझे यहाँ पे, और लास्ट में कैरेक्टर रिसीव करने की वेट कर रहा है। तो लेट्स से मैंने टाइप किया Q, तो उसने Q रिसीव किया और प्रोग्राम को एग्जिट किया। अब अगर मैं रिजल्ट स्क्रीन पे जाता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे 17 के बाद लास्ट में Q प्रिंट हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने कैरेक्टर रिसीव करा और स्क्रीन पे दिखा भी रहा है। लेकिन अगर मैं getch का यूज़ करूँगा तो ये स्क्रीन पे नहीं दिखाएगा इसको। और ऐसी सिचुएशन में जब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू और आउटपुट दिखा रहा है। अब मैं जो भी कैरेक्टर टाइप करूँगा उसको रिसीव करके उसने एग्जिट किया, लेकिन Alt F5 करने पर रिजल्ट स्क्रीन पे नहीं दिखा रहा। तो एक तरीके से हम getch का यूज़ करने पर Alt के साथ F5 का यूज़ करने से बच गए। हमें हर बार Alt F5 करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ getch का यूज़ करूँगा और इजीली आउटपुट को जनरेट कर सकता हूँ। अब ये फंक्शंस हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बिल्डअप करते हैं ताकि हम अपनी ऐप को अपनी चॉइस से बना सकें। अब मैं अगर चाहता हूँ थोड़ा सा स्वैग डालना है मुझे अपने प्रोग्राम में, मैं चाहता हूँ रिजल्ट नए स्क्रीन पे आना चाहिए, तो रिजल्ट से पहले मैं स्क्रीन को फिर से क्लियर कर रहा हूँ। और अब अगर ऐसी सिचुएशन में मैं रन करूँगा तो दो नंबर्स मेरे पास वो यहाँ पे रिसीव कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो वो इन दो वैल्यूज़ को हटा देगा, इन दो वैल्यूज़ को स्क्रीन पे नहीं दिखाएगा और सीधा रिजल्ट स्क्रीन दिखाएगा। दैट मीन्स एक नया स्क्रीन बिल्डअप करेगा। तो जैसे मैंने एंटर किया
एडिशन ऑफ 45 एंड 67 इज 112, एक नई स्क्रीन पे डिस्प्ले कराया और उसके बाद प्रोग्राम को एग्जिट किया। तो ये वो बेसिक टूल्स हो गए, या हम कह सकते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसके साथ हम कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो ये हमारा पहला स्टेप था एप्लीकेशन को बिल्डअप करने के लिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जो लोग सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं या सी लैंग्वेज को स्टेप बाय स्टेप लर्न करना चाहते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होता है आप उन वीडियोस को देख सकें और बने रहिए इसी चैनल के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।